हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है नंबर 5 स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI SIDBI। सुनिए इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ITBI के एक सहायक बैंक के रूप में की गई। इस बैंक की अधिकृत पूंजी 250 करोड़ रुपए है, जिसे 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। SIDBI को लघु एवं लघुत्तर उद्योगों की स्थापना व विकास आदि के लिए वित्त देने का दायित्व सौंपा गया है। इस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। इसके अतिरिक्त इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय और 21 शाखा कार्यालय अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। SIDBI लघु उद्योगों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं राज्य औद्योगिक वित्त निगमों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। SIDBI भारतीय पूंजी बाजार में तथा विदेशी संस्थाओं से विदेशी मुद्रा ऋण ले सकता है। SIDBI के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। देश के प्राथमिक उधार संस्थानों द्वारा लघु स्तर उद्योगों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का पुनर्वित्त प्रबंध करना और उनकी सहायता के लिए साधन उपलब्ध कराना। नंबर 2, लघु स्तर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित या विक्रय की गई मशीनरी का बट्टा या पुनः बट्टा करना। राष्ट्रीय इक्विटी निधि, महिला उद्यम निधि और महिला विकास निधि और निश्चित उधार देने वाली एजेंसियों द्वारा बीज पूंजी योजनाओं के अधीन बीज पूंजी या नर्म ऋण सहायता उपलब्ध कराना। लघु स्तर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्यात के लिए निर्मित वस्तुओं के वित्त प्रबंधन के लिए प्राथमिक उधार संस्थानों को प्रत्यक्ष सहायता एवं पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को लीजिंग आड़त क्रियाएँ उपलब्ध कराना। यह बैंक राज्य लघु उद्योग विकास निगमों को दुर्लभ कच्चे माल और लघु स्तर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों के विक्रय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह बैंक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को लघु स्तर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए लीजिंग, किराया खरीद और विपणन सहायता के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। इस बैंक को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि लघु स्तर उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता की अधिक मात्रा सुनिश्चित की जा सके। इस बैंक ने लघु इकाइयों की टेक्नोलॉजी उन्नति और आधुनिकीकरण के लिए कई उपाय किए हैं। यह देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लघु स्तर इकाइयों के विपणन को प्रोत्साहित करता है। यह बड़े पैमाने पर रोजगार प्रेरित उद्योगों को प्रोन्नत करता है, विशेषकर अर्धनगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इस प्रकार यह ग्रामीण जनसंख्या को नगरों तथा महानगरों की ओर प्रवासन को रोकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र SIDBI को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अलग करके एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान का दर्जा देने पर बल दे रहा है। पिक्की द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार SIDBI को स्वतंत्र रूप प्रदान करके उसके कार्य निष्पादन को अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। नंबर 6 आता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पर्याप्त मांग के अभाव, प्रबंधकीय कुशलता में कमी, श्रम विवाद, कच्चे माल की कमी, आयात प्रतिबंध आदि के कारण गंभीर स्थितियों से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में आ गई थी। विशाल श्रम शक्ति के लिए रोजगार को दृष्टिगत रखते हुए इन उद्योगों को सहायता पहुँचाना आवश्यक था। भारत सरकार ने इन बीमार औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के समाधान हेतु तथा इनके पुनरुद्धार के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की। निगम से यह अपेक्षा की गई कि यदि वह आवश्यक समझे तो इन इकाइयों का प्रबंध अपने हाथ में ले ले तथा उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तथा यथा परिवहन एवं वितरण आदि के विकास में सहायक बने। अगस्त 1984 में भारत सरकार द्वारा एक कानून पास कर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना मार्च 1985 में हुई और निगम के सारे कार्य इस बैंक ने संभाल लिए। इस बैंक ने अपनी क्रियाओं का विस्तार सहायक क्षेत्रों अर्थात परामर्श सेवाओं, मर्चेंट बैंकिंग तथा उपस्कर पट्टेदारी में कर लिया। ये सभी क्रियाएँ बीमार औद्योगिक इकाइयों की पुनः स्थापना से संबंधित है। अपनी परामर्श सेवाओं द्वारा यह बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को उन बीमार इकाइयों
की संपत्ति के सही मूल्य का अनुमान लगाने में सहायता करता है, जो अपने पुनरुत्थान के लिए सहायता चाहती हैं। अपने मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं द्वारा IRBI कई इकाइयों के विलय और पुनर्निर्माण की क्रिया में सहायता करता है। उपस्कर पट्टेदारी वास्तव में बैंक की किराया क्रय पद्धति योजना का विस्तार ही है। 17 मार्च 1997 को भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को एक कंपनी के रूप में परिवर्तित कर इसका नाम भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड रख दिया। वर्तमान में IIBIL अन्य विकास वित्तीय संस्थाओं IDBI, IFCI, ICICI आदि की भांति स्वतंत्र विकास वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में IIBIL की अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपये है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड ने वर्ष 2000 से 2001 में 2102 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया था तथा 1710 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। वर्ष 2010-11 में भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड ने 3510 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया था कुल 3115 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। नंबर 7, द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक में सुने देश के निर्यातकों एवं आयातकर्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत की गई। इस बैंक को उन सभी वित्तीय संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने का कार्य भी सौंपा गया है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त जुटाती हैं। यह बैंक व्यापारिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को उनकी निर्यात आयात वित्त प्रबंध क्रियाओं के विरुद्ध पुनर्वित्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। पूंजी साधन, निर्यात आयात बैंक की अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए तथा परिदत्त पूंजी 100 करोड़ रुपए है जो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा पूरित है। अतिरिक्त संसाधन गतिमान करने के लिए बैंक भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से उधार ले सकता है तथा बाजार में बॉन्ड तथा ऋण पत्र जारी करके भी साधन प्राप्त कर सकता है या अन्य देशों से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकता है। निर्यात आयात बैंक के कार्यों को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। देश के निर्यातकों एवं आयातकों के साथ ही तृतीय विश्व के देशों के लिए भी वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात के लिए वित्त का प्रबंध करना। पट्टे के आधार पर निर्यात एवं आयात का वित्त प्रबंध करना। विदेशों में साझे उद्यमों के लिए वित्त प्रबंध करना। भारतीय उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना ताकि वे विदेशों में साझे उद्यमों की हिस्सा पूंजी में योगदान दे सके। एक सीमा तक व्यापारिक बैंकिंग के कार्य करना यथा निर्यात आयात में लगी हुई कंपनियों के स्टॉक, हिस्सों, बॉन्ड अथवा ऋण पत्रों की हामीदारी करना। निर्यातकों एवं आयातकों को तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय सलाह प्रदान करना। इन कार्यों के अतिरिक्त निर्यात आयात बैंक विकास बैंकिंग के कार्य भी करता है। इस तरह यह बैंक निर्यात प्रोत्साहन प्रयास को प्रोन्नत करने वाला एक शिखर संस्थान है। एक्सिम बैंक द्वारा वर्ष 2000 से 2001 में 2381.1 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई। यह राशि बढ़कर 2008-09 में 35,246.9 करोड़ रुपए तथा 2010-11 में 51,014.8 करोड़ रुपए हो गई। इस तरह विगत कुछ वर्षों से भारत के वित्तीय क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार हुआ है। जोखिम पूंजी, उधार और पट्टेदारी आदि के क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास वित्त संस्थानों की स्थापना की गई है जो अपने क्षेत्र में प्रगति करते हुए देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विकास वित्त संस्थाओं की कमियों में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में स्थापित किए गए विकास वित्त संस्थानों ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए औद्योगिक वित्त हेतु संसाधनों को जुटाने में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है। परंतु इन विकास संस्थाओं में कुछ कमियां भी हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में देश की वित्तीय प्रणाली की व्यवस्था की जांच हेतु गठित नरसिम्हा समिति ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि विकास वित्त संस्थानों ने मोटे तौर पर अपनी वित्तीय क्षमता बनाए रखी है, फिर भी हाल के वर्षों में इन संस्थानों की लाभदायकता में पर्याप्त गिरावट आई है। समिति के अनुसार इसका कारण इनकी ऋण क्रियाओं की कमजोरियां हैं जो निम्नवत हैं। वित्तीय संस्थानों ने ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण पत्र प्रबंधन किया जिसके उद्यमकर्ताओं की क्षमता प्रमाणित नहीं थी। विकास वित्त संस्थानों ने इन अकुशल उद्यमियों को नियमों को शिथिल कर रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया। ऋण इकाइयों को सहायता देने की सरकारी नीति ने विकास वित्त संस्थानों को मजबूर किया कि वे अपनी बेहतर व्यापारिक निर्णय शक्ति के विरुद्ध रुग्ण इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराएं। राज्य स्तर के संस्थान
स्वायत्त वित्तीय संस्थानों के रूप में कार्य करने की अपेक्षा राज्य सरकारों के अंग के रूप में कार्य करते रहे हैं। सावधि वित्त के क्षेत्र में विकास वित्त संस्थानों में प्रतिस्पर्धा का पूर्णतः अभाव रहा है। विकास वित्त संस्थान एक कार्टेल की भांति कार्य करते रहे हैं, क्योंकि विभिन्न संस्थान मिलकर संघीय वित्त उपलब्ध कराते हैं। उधार मांगने वालों को अपने परियोजनाओं के वित्त प्रबंध के लिए चुनाव में सीमित गुंजाइश ही रहती है। संघीय वित्त प्रणाली का लाभ यह है कि उधार मांगने वालों को वित्त प्रबंध के लिए कई संस्थानों के पास नहीं जाना पड़ता। नरसिम्हम समिति के अनुसार इसके दोष इस प्रकार हैं। यदि वित्तीय संघ आवेदनकर्ता का आवेदन अस्वीकार कर दे तो उसके पास दूसरा विकल्प नहीं रह जाता तथा इसके फलस्वरूप सहयोगी संस्थानों में दायित्व की भावना के विकास में बाधा पड़ती है और वे पोर्टफोलियो के अधिकतर भाग के संबंध में अपने दायित्व को महसूस नहीं करते हैं। विकास वित्त संस्थानों के संबंध में नरसिम्हा समिति की सिफारिशें। नरसिम्हा समिति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विकास वित्त संसाधनों की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए आशा व्यक्त की कि देश के औद्योगिकरण में इन वित्तीय संस्थानों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। विकास वित्त संस्थानों के संदर्भ में समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नबद्ध हैं। विकास वित्त संस्थानों के स्वामित्व ढांचे को भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम की भांति अधिक विस्तृत आधार वाला बनाना होगा। सरकार को एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए जिसके आधार पर विकास वित्त संस्थान आंतरिक प्रशासन में स्वायत्त बन सके। वित्त संस्थानों के मुख्य प्रबंधकों के रूप में प्रमाणित व्यावसायिक योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए तथा इनके चयन के लिए सुयोग्य व्यक्तियों का एक पैनल बनाया जाना चाहिए। विकास वित्त संस्थानों के बोर्डों में औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए। राज्य स्तरीय वित्तीय संसाधनों को राज्य सरकार के अंग के रूप में कार्य करने से परहेज करना चाहिए। इन संस्थानों की सहायता की जानी चाहिए ताकि वे उच्च स्तरीय कुशलता के साथ कार्य कर सकें। उन्हें केवल उन्हीं परियोजनाओं को अपने अधीन लेना चाहिए जिन्हें वे कुशलता से चला सकें और अपने ऋणों की वसूली कर सकें। इन संस्थानों को अतिरिक्त संसाधनों के लिए पूंजी बाजार में भी प्रवेश करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।